हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि हमने मध्यकालीन इतिहास का सीरीज को कंटिन्यू किया हूँ और ये आज हमारा सल्तनत काल का दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग इसके पहले वीडियो में गुलाम वंश को कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हमारा ये वीडियो है खिलजी वंश। यानी कि खिलजी वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर के रूप में या फिर फैक्चुअल के रूप में या फिर कह सकते हैं कहानियों के रूप में, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आपका सराहनीय है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में चलते हैं पहले, लेकिन उसके पहले बोलूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो आप तक आपसे रूबरू हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बट शेयर कौन करेगा, शेयर कर दीजिएगा, हो गया, और वीडियो को लाइक करके चलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं खिलजी वंश की ओर। बट इसके पहले बता दूं कि खिलजी वंश की उत्पत्ति या खिलजी वंश का नींव किस प्रकार से रखा गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते थे कि सबसे पहले गुलाम वंश में अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। अंतिम शासक क्यूमर्स था। क्यूमर्स को कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की और खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। तो दोस्तों आप लोग खिलजी वंश का वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक सीरियल वाइज से अरेंज वे में रखा गया है। और साथ साथ में यदि बायोग्राफी यानी कि उसका जियोग्राफी का यदि वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जियोग्राफी का भी देखिएगा, आपके सर आपके भैया पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में चालू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके अपना खिलजी वंश की नींव रखी। तो इनका कार्यकाल, पूरे खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। यानी कि ये बहुत दीर्घकालीन वंश नहीं रहता है, यानी कि पूरे कितने वर्ष? 30 वर्षों तक खिलजी वंश चला था। तो दोस्तों 30 वर्षों तक खिलजी वंश चला था, और उसमें जितने भी शासक आते हैं, इम्पोर्टेंट शासक आते हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या की और 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव रखी। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव रखी। तो दोस्तों आप लोग जानिएगा कि खिलजी वंश की नींव किसने रखी? खिलजी वंश की नींव जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी रखी। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से चलते हैं कि 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। और दोस्तों आपको बता दें कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी, और उनका राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? तो राज्याभिषेक आप देख लेते हैं कि फिलोसफी के महल में होता है। फिलोसफी के महल में होता है इनका राज्याभिषेक, और इन्होंने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई, बट आगे चलते हैं। दोस्तों हमने यहाँ तक बता चुका हूँ कि इनका राज्याभिषेक फिलोसफी के महल में हुआ, और इनकी जब राज्याभिषेक होती है तो उस समय इनकी एज कितनी होती है? तो इनकी एज होती है 70 ईयर, यानी कि 70 वर्ष इनकी आयु होती है। दोस्तों अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में, यानी कि इन्होंने अपने शासनकाल में अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के अभियान में भेजा। किधर? दक्षिण भारत के अभियान में किस लिए भेजा? क्योंकि वहाँ का साम्राज्य विस्तार करना था, और इस साम्राज्य विस्तार के उपलब्ध ने इनको भेजा था। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तो इनके भतीजे हैं, यानी कि चाचा के लड़के अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने दक्षिण भारत के अभियान में भेजा। और दक्षिण भारत के अभियान में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के शासक को हराकर बहुत अधिक धन दौलत को इकट्ठा किया, और धन दौलत को इकट्ठा करने के बाद में उस धन दौलत को न तो अपने
चाचा को बताया और न ही किसी को बताया। और उसी धन दौलत के हिसाब से उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे पास धन दौलत इकट्ठा हो चुका है, अब मैं शासन बनने के योग्य हूँ, तो यानी कि मैं शासन अब बन सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि 1296 ईस्वी में, यानी कि यहाँ देखिए भतीजा अलाउद्दीन ने चाचा की हत्या करवाकर राजगद्दी पर बैठ गया। यानी कि 1296 ईस्वी में इन्होंने अपने चाचा की हत्या करवाई और राजगद्दी पर बैठ गया, जिससे कि और उसके दरबारी जो थे नाराज होते हैं। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चलते हैं। यानी कि इनका शासनकाल दोस्तों होता है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, यानी कि 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है, जो कि 20 वर्षों का इनकी शासनकाल होता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का 20 वर्षों तक शासनकाल रहता है। दोस्तों इनके विषय में हम लोग चलते हैं पॉइंट की ओर। इनका पॉइंट में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली तथा गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक या नाम या बचपन का नाम या फिर कह सकते हैं जिस नाम से पुकारे जाते थे उनका नाम अली या गुरसप था। दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। वह जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद भी था, वो तो बता ही चुके थे। यानी कि इनका जलालुद्दीन का भतीजा भी था और क्या था, उनका दामाद भी था। वह जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं कि गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य किए। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने विकास के कार्य किए, जैसे कि बाजार व्यवस्था क्या थी, सैनिक व्यवस्था क्या थी, इस प्रकार से कई व्यवस्था को चेंज किए। बट उसके पहले चलिए अच्छा इतना देख लेते हैं। क्या है कि गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य किए। दोस्तों अब इनके विकास के कार्य को देख लेते हैं कि इनका विकास कौन कौन से किस कार्य में विकास इन्होंने किया। अब जैसे कि यहाँ देता है राजस्व सिद्धांत, इनके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। दोस्तों हमने आपको बता चुका हूँ कि सभी जो राजा थे उन्होंने इस्लामिक धर्मों के अनुसार शासन किया, यानी कि जिस प्रकार से धर्म कहता है उसी प्रकार से शासन करना अनिवार्य होता था धर्म के अनुसार से। बट अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, धर्म को एक तरफ रख दिया और राज्य को एक तरफ रख दिया। यानी कि इनका कहना था कि धर्म को राज्य के साथ यानी कि राज्य को धर्म के साथ लेकर चलना असंभव है, यानी कि धर्म को राज्य के साथ शासन करना असंभव है। तो इन्होंने धर्म को अलग रख दिया और राज्य को अलग रख दिया और शासन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि और सभी नाराज थे। तो यहाँ देख लेते हैं, उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया, धर्म को अलग और राज्य को अलग करके शासन करना प्रारंभ कर दिया। और देखिए दोस्तों हमने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो शासक थे यानी कि जो सुल्तान थे उन्होंने खलीफा की उपाधि लेना अनिवार्य था, यानी कि सुल्तान की उपाधि लेना अनिवार्य होता था। बट इन्होंने खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति नहीं ली। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान की पद लेना यानी कि स्वीकृति नहीं ली, यानी कि खलीफा से सुल्तान की पद को धारण नहीं किया। और इनके विषय में कहा जाता है कि उसने निरंकुशता का साधन भी की स्थापना की, निरंकुशता के साथ शासन की स्थापना की। क्यों निरंकुशता के शासन की स्थापना की? क्योंकि वह जानता था कि मैं अपने चाचा के हत्या करके यानी कि चाचा का हत्या करके शासक बना हूँ। तो होता क्या है कि उससे जितने भी उसके पक्षघाती थे यानी कि उसके जो पक्ष के लोग थे वो इनसे नाराज थे। तो जानता था कि यदि हमारे शासन के यानी कि हमारे शासनकर्ता के यदि बीच में हमारे कोई आएगा तो हम उसे मारना उचित समझेंगे। तो उन्होंने निरंकुशता के सिद्धांत की यानी निरंकुशता के शासन की स्थापना की। किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए इनके समय में, अब यहाँ देख लेते हैं विद्रोह को दबाने का प्रयास यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 विद्रोह होते हैं। 4 विद्रोह क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने चाचा का हत्या करके शासन पर बैठा था यानी कि शासक बना था। तो उनके समय में 4 विद्रोह हुए थे और चारों विद्रोह इनके प्रति हुए थे। तो अब ये नहीं चाहता था कि और हमारे प्रति विद्रोह होना
चाहिए। तो इन्होंने विद्रोह को रोकने के लिए कुछ कठोर नीतियाँ बनाई, कुछ कठोर व्यवस्था बनाए, जिससे कि हमारे यानी कि हमारे प्रति लोग शासन यानी कि हमारे प्रति लोग विद्रोह न कर सके। तो उन्हीं विद्रोह को, उन्हीं पॉइंट को देखेंगे कि इन्होंने कौन सी नीतियाँ बनाई, कौन सी रणनीति बनाए कि जिससे हम हमारे लोग हमसे विद्रोह करना न चाहें। तो देखिए क्या है, उनके समय में 4 विद्रोह हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 विद्रोह हुए थे। अब विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए हैं और उन अध्यादेश को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट अध्यादेश, दान उपहार में दी गई जमीन वापस ले ली। दान उपहार में दी गई जमीन वापस ले ली। दोस्तों अब बता दें आपको कि दान और उपहार में ली गई जमीन को वापस क्यों ले लिया। क्योंकि यह जानता था कि जो लोग बड़े बड़े राजा हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, उनको ये जानता था कि यदि वो लोग उनकी ज़मीन यदि हम छीन लेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। और जो दुर्बल होता है किसी के प्रति आक्रमण नहीं करता, यानी कि किसी के प्रति विद्रोह नहीं करता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम किया क्या कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिनको ज़मीन दिया गया था, उनकी ज़मीन छीन ली, और जो दान में ज़मीन दी गई थी उस ज़मीन को छीन ली। और इस प्रकार से जितने भी ज़मीन उपहार में दी गई थी उनको क्या कर दी, वापस ले लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दान और उपहार में दी गई ज़मीन को वापस ले ली। दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बन जाता है, जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ पर आप एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अगला इनका अध्यादेश कौन सा था। तो दोस्तों अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग का गठन करने का मतलब क्या है? गुप्तचर यानी कि गुप्त रूप से जो कुछ भी बात हो वह राजा तक पहुंचा दे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा दे। कोई यदि बात कहीं भी समाज में हो या फिर कहीं बाजार में हो या फिर कहीं 2-4 लोग बैठकर बात कर रहे हों इनको हटाने के प्रति या इनके प्रति विद्रोह करने के प्रति, तो वो गुप्तचर माध्यम से इनके पास वो बात आ जाए। तो उन्होंने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। अब अगले पॉइंट क्या है कि शराब, जुआ, भांग पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों इन्होंने जानता था कि यदि हम शराब पर या फिर भांग पर या फिर जुआ पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जो लोग जुआ, भांग, शराब एक सब पी कर आएंगे तो एक जगह इकट्ठा होंगे और हमको हटाने की ही बात करेंगे। तो इन्होंने जुआ पर, भांग पर और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से भी होता है, पूरे सल्तनत काल में या फिर खिलजी वंश में कौन सा शासक शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप बता देंगे 1 मिनट में कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे सल्तनत काल में या फिर कह सकते हैं खिलजी वंश में इन्होंने जुआ पर, भांग पर और शराब पर प्रतिबंध लगाया था। अब दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रकार से कि अमीर सरदारों को दावतों को और विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये जानता था कि अमीर जो होते हैं वो अपनी शादी में या अपने दावत में बड़े बड़े राजा को या फिर बड़े बड़े ज़मींदार को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा होने के पश्चात में राजा के विषय में बात करते हैं कि राजा कैसा है, उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से हटाना चाहिए। तो उन्होंने इस क्रियाकलाप को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े दावतों को बैन लगा दिया। राजाओं की शादी, बड़े बड़े शादियों को रोक दिया कि उसमें लोग नहीं जाएंगे। शादी यदि करना है तो 2-4 लोग से भी हो जाएगा। उसमें दावत जो रखा जाता है उसको भी बैन लगा दिया। तो इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश है दान और उपहार में दी गई जमीन को वापस ले लेना। दूसरा है अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर शराब, जुआ, भांग पर प्रतिबंध लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अमीर सरदारों, दावतों, विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया। और फिर देखिए एक पॉइंट और होता है कि इनके पॉइंट ऑफ दृष्टि से कि जो हिंदू लोग थे उनको कठोर नीति अपनाई। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई और उस नीति के तहत हिंदुओं को पूरे दुर्बल बना दिया।
हिंदुओं को क्या किया, एकदम पूर्ण रूप से दुर्बल बना दिया, जिससे कि यदि दुर्बल बन जाता है लोग तो क्या होता है कि किसी के प्रति विद्रोह नहीं करेगा, किसी के प्रति उसको भेदभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अपने तो मर ही रहा है तो किसी को मारने की बात कैसे करेगा। तो इन्होंने हिंदुओं को कठोर नीति के पश्चात क्या किया, निर्धन बना दिया गया। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि राजस्व एवं कर व्यवस्था। यहाँ दिया गया है राजस्व एवं कर व्यवस्था, राजस्व एवं कर व्यवस्था दिया गया है। अब देखिए इनके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या फिर इनसे पहले इनके भी शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल कहाँ के थे, मंगोल मध्य एशिया के लोग थे। तो आप यहाँ से एक पॉइंट याद करिएगा कि मंगोल मध्य एशिया के लोग थे और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का बहुत अधिक आक्रमण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके शासनकाल में मंगोलों का सबसे अधिक शासन आक्रमण होता है। आप यहाँ से एक पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट की दृष्टि से एक नंबर यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राजस्व एवं कर व्यवस्था। तो राजस्व एवं कर व्यवस्था में क्या किया था इन्होंने, मंगोलों को आक्रमण से बचाने के लिए एवं सुदृढ़ राज्य की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने कर को बढ़ा दिया गया था। क्या किया था, मंगोल का मुकाबला करने के लिए एवं सुदृढ़ राज्य की स्थापना के लिए कर में वृद्धि कर दी। इन्होंने कर को वृद्धि कर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने कर पहले 1/3 था, बट इन्होंने वृद्धि करके 1/2 कर करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि 2 नए कर लगवाए। यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 2 नए कर लगाए, चराई कर एवं धरी कर सॉरी यहाँ पे क्या है, धरी कर, जिसे क्या कहते हैं, मकान कर। क्या है, मकान कर। 2 नए कर लगाए, चराई कर और मकान कर या फिर घर कर कह सकते हैं। इस प्रकार से 2 नए कर लगाए। इन्होंने किस लिए नए कर लगवाएं, क्योंकि मंगोल से मुकाबला करना है और सुदृढ़ राज्य की स्थापना करना है। तो पहले तो कर में वृद्धि कर दिया और 2 नए कर लगा दिए। पहला कौन सा कर, पहला कर आप देख सकते हैं चराई कर और दूसरा कर और मकान कर या धरी कर। चराई कर क्या होता है, चराई कर यह होता है कि पहले के लोग जो गांव में पशुओं को चराते थे, उस पशुओं को चराने के लिए चराई कर भी देना अनिवार्य कर दिया इन्होंने। और घरी कर या मकान कर को भी इन्होंने देना मकान कर को भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यानी कि लोग रहते थे तो उन मकान का भी कर देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और फिर क्या है, वह पहला सुल्तान जिसने भूमि की माप परामर्श के आधार पर की। परामर्श क्या होता है, वह पहला सुल्तान जिन्होंने भूमि की माप परामर्श के आधार पर की। परामर्श होता क्या है दोस्तों, हमने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर पढ़ाई केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसको अच्छे से समझने के लिए होता है। तो यहाँ जो यहाँ बता सकते हैं कि परामर्श वह होता है कि जिन्होंने अपने अधिकारियों से भूमि की माप करवा सके, अपने अधिकारियों से पूरे भूमि की माप करवा सके, उसी को परामर्श के अनुसार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने वह पहला सुल्तान बना जिन्होंने भूमि की माप अपने अधिकारियों से करवाना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज व्यवस्था। यानी कि इन्होंने, अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट है कि इन्होंने राजस्व को एकत्रित करना था। जैसे कि अब हो गया चराई कर हो गया, धरी कर हो गया, जिसे मकान कर भी कर सकते हैं, और लगान जो पहले का कर भी था उसको भी लेना था, और इस प्रकार से कई कर लगाए। तो उस कर को एकत्रित करने के लिए एक व्यवस्था अपनाई, जिस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मुस्तखराज व्यवस्था कहते हैं। मुस्तखराज व्यवस्था कहते हैं उस कर को अपनाने के लिए, उस कर को एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज को अपनाते हैं। फिर उस कर जैसे पैसा इकट्ठा हुआ तो उस पैसा को एक जगह स्थानांतरित या एक जगह रखने के लिए उन्होंने एक विभाग का गठन किया, जिससे कहा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, दीवान ए मुस्तखराज का गठन किया। यानी कि
जमा करने के लिए पृथक विभाग, यानी कि उस पैसा जो होगा उस पैसा को जमा भी किया जाएगा, उस पैसा को रखा भी जाएगा। जैसे कि इस समय तो बैंक बैलेंस में रखा जाता है ना, तो उस समय क्या होता था कि एक विभाग बनाया जाता है। जैसे इस प्रकार बैंक है, उसी प्रकार से उस समय का भी बैंक दीवाने मुस्तखराज को बनाया गया था। उसमें क्या होता था, जो लगान कर, चराई कर, धरी कर, इस प्रकार से जो कर आते थे उसमें रखा जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्होंने अगला जो सुधार किया उसमें क्या है कि सैनिक सुधार। सैनिक सुधार पहला हमने बता चुका हूँ कि इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला राजस्व कर एवं व्यवस्था, और दूसरा क्या है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार में क्या है कि वहाँ पहला सुल्तान बना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने पहला ऐसा सुल्तान बना कि जिन्होंने सैनिक सुधार की। सैनिक सुधार में क्या हुआ कि सैनिकों को एक निजी रूप से रखना अनिवार्य किया, यानी कि सैनिकों को क्या एक निजी रूप से रखना अनिवार्य किया। यहाँ क्या है स्थायी सेना एवं नगद वेतन दिया। स्थायी सेना का मतलब क्या है कि पहले के लोग, पहले के सुल्तान या पहले के नवाब क्या करते थे कि सेना को रखते थे, यानी कि सेना को भाड़े पे लेते थे, युद्ध करते थे, युद्ध के बाद सेना को छोड़ देते थे। वेतन मतलब कि जो होता था उसको दे देते थे। बट इन्होंने क्या किया, स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना के गठन में क्या होता है कि स्थायी सेना जैसे हो गई हमारी, हो गई 1 लाख सेना हो गई। तो उस सेना में क्या होता था कि जिससे कि हम सेना को इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी कि लड़ाई किस प्रकार से करनी है उसका भी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और कुछ सेना को चेक भी कर सकते हैं कि सेना किस प्रकार से है, उसका दिमाग किस प्रकार से है, वो किस पार्टी की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्थायी सेना का गठन किया, जिस स्थायी सेना में उन्होंने पूरा सैनिकों को चेक किया कि किस प्रकार से हमारे सैनिक हैं, उन्होंने चेक किया, और इन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। नगद वेतन का मतलब क्या है कि जैसे कि हम इनको मंथली इतना पैसा दे रहे हैं। जैसे इस समय सरकारी नौकरी है, जैसे आर्मी का सरकारी नौकरी है, तो क्या है आर्मी का सरकारी नौकरी जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उस समय का सेना रखते थे। तो जिस प्रकार से आर्मी के नौकरी में क्या मिलता है कि पैसा मिलता है, एक स्थायी रूप से मिलता है, उसका उनका ट्रेनिंग होता है, उनकी जाँच पड़ताल होती है। उसी प्रकार से इन्होंने स्थायी सेना का और नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि इनके सैनिक में सुधार होना प्रारंभ हो गए। और देखिए सैनिक की हुलिया लिखने एवं घोड़ों की दागने की व्यवस्था। अब देखिए हुलिया लिखने और सैनिक को दागने की व्यवस्था क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो हमने बता चुका सैनिक की हुलिया लिखने। सैनिक की हुलिया लिखने, हुलिया लिखने का मतलब कि वहीं सैनिक की जांच पड़ताल की जाएगी कि किस प्रकार से सैनिक है, इसका दिमाग कहीं दूसरे ओर तो नहीं जा रहा है, किसी दूसरे राजा के प्रति तो अग्रसर नहीं हो रहा है, या फिर ये हमारे प्रति कितना मतलब हमारे प्रति कितना ये सच्चावान है, या फिर ये कितना डरपोक है। इस प्रकार से हुलिया टाइट करने की व्यवस्था को अपनाता है। और क्या है घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़े की दागने की व्यवस्था, घोड़े के दागने की व्यवस्था क्या है कि इस व्यवस्था से असली घोड़े की पहचान की जा सकती है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं कि सैनिक की हुलिया लिखने एवं घोड़ों दागने की व्यवस्था, ये किसमें है, सैनिक सुधार में इन्होंने किया था। किन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए क्या है अगला, बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में क्या है दोस्तों, बाजार व्यवस्था में ये है कि इन्होंने बेसिक रूप से ये समझा था कि इन्होंने बाजार भाव को बढ़ाना नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था को बढ़ाया नहीं गया था। इन्होंने बाजार व्यवस्था में इस प्रकार से किया कि सैनिकों के लिए अलग से बाजार की स्थापना किया। क्यों स्थापना किया, क्योंकि ये जानता था कि यदि हम सैनिकों के लिए अलग बाजार का निर्माण नहीं करेंगे तो सैनिक में क्या होगा, और उस बाजार में होता क्या था कि सैनिकों के लिए छूट दी जाती थी, सैनिकों के लिए कुछ पैसों की छूट दी जाती थी, जिससे कि सैनिक को जितना पैसा वो देता था उतना में सैनिक खुश रहते थे। और जब सामान बढ़ेगा ही नहीं, सामान का दाम बढ़ेगा ही नहीं, तो जो सैनिक थे वो अपने पैसे को बढ़ाने की बात ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने किया क्या, बाजार व्यवस्था में कि सैनिकों के लिए अलग अलग बाजार की स्थापना किया, सैनिकों के लिए अलग अलग बाजार की स्थापना किया। और इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी कि माप तौल बेईमानी को भी रोका। माप तौल बेईमानी यानी मूल्य नियंत्रण प्रणाली माप तौल बेईमानी को रोका, यानी कि इन्होंने सोचा कि यदि हम पैसों को नहीं बढ़ा रहे हैं
तो इन्होंने कुछ लोग बेईमानी करेंगे कि पैसों को वहीं रखने देंगे और सामान को कम माप तोल करेंगे। तो इन्होंने माप तोल के लिए एक विशेष व्यवस्था को अपनाया। उस पद्धति को क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा था अपने शासनकाल में कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, यानी कि कम तौलता है, माप तौल में कमी करता है या वृद्धि करता है, वृद्धि तो नहीं कमी करता है, तो वह जितना कमी करेगा, यानी कि किसी भी वस्तु को जितना भी चुराएगा उतना उसके शरीर से मांस काट कर निकाल दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था से लोग बहुत भयभीत थे, बहुत डर थे, इसलिए इनके शासनकाल में कोई ऐसा बेईमानी, चोरी बेईमानी होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर माप तौल भी देख सकते हैं। और इन्होंने एक विशेष व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था से बहुत लाभान्वित हुआ, बहुत सुधार हुई। उस व्यवस्था को क्या है, खाद्यान्न व्यवस्था, नियमित वस्तु, दैनिक वस्तु, पशुपालन, पशु गुलाम बाजार नियमित ना। ये दोस्तों ये क्या था कि जैसे कि किसी कोई भी वस्तु लेना है, हमको क्या लेना है, खाद्यान्न व्यवस्था यानी खाने का चीज़ लेना है, तो हम पूरे मार्केट में नहीं घूमेंगे, वो अलग अलग सामान के लिए अलग अलग मार्केट बना दिया था। यानी कि इस मार्केट में जाओगे तो खाने का सामान मिलेगा, इस मार्केट में जाओगे तो मानव निर्मित जो वस्तु रहेगी उसको मिलेगा, और इस मार्केट में जाओगे तो जो गुलाम होंगे, दास होंगे, उनको बेचा जाएगा, उनको मिलेगा। और इस प्रकार से पशु भी, एक मार्केट में जाओगे तो पशु भी मिलेगा। इस प्रकार से बाजार की व्यवस्था कर दी। इस व्यवस्था से लाभ क्या हुआ, इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि यदि किसी को खाद्यान्न संबंधी वस्तु को लेना है तो वह उस मार्केट में चला जाएगा, तो उसको खोजना नहीं पड़ेगा। यानी कि उसको क्या करना होगा कि कोई व्यक्ति यदि महंगा देगा तो दूसरे के यहाँ जाकर सस्ता ले लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था बनाया कि कहीं एक मंडी में रहेगा, एक बाजार में रहेगा, तो मनुष्य को यानी कि आदमी को लेने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रमुख उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य इनका क्या है, इन्होंने एक उपाधि लिया था। कौन, यही अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि लिया था। उस उपाधि का क्या नाम है, सिकंदर-ए-सानी। सिकंदर-ए-सानी क्या होता है कि इन्होंने, सिकंदर-ए-सानी का मतलब क्या होता है कि सिकंदर, द्वितीय सिकंदर ऐसे कुछ में है ना, द्वितीय सिकंदर, यानी कि इन्होंने अपने आप को सिकंदर का रूप धारण किया। यानी कि जिस प्रकार से सिकंदर था उसी प्रकार से इन्होंने अपने आप को बताते हैं कि हम भी सिकंदर के ही भांति हैं। यानी कि द्वितीय सिकंदर का रूप किसने धारण किया, तो अलाउद्दीन खिलजी, आप देख सकते हैं। और क्या, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। इन्होंने नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, बट उसमें सफल नहीं हुआ। किसमें, नवीन धर्म की स्थापना में सफल नहीं हुआ। और इनका उपाधि आप लोग याद कीजिएगा कि सिकंदर-ए-सानी इनका उपाधि था, और इसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में देख सकते हैं, गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, बंगाल हो गया, चित्तौड़ हो गया, दक्षिण भारत हो गया, आदि पर अभियान चलाया। अभियान मतलब कि उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात में इन्होंने सफल भी हुआ। ऐसा कोई बात नहीं है कि इन्होंने सफल नहीं हुआ। इन्होंने गुजरात हो गया, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, और क्या हो गया, बंगाल हो गया, दक्षिण भारत आदि पर इन्होंने अभियान चलाया और अभियान में सफल भी हुआ। और दोस्तों यहाँ से एक अभियान में इन्होंने जो गुजरात का अभियान किया उसमें मलिकाफुर को इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा। यानी कि जो मलिकाफुर है, यहाँ पर देख सकते हैं, सेनापति जफर खां, सॉरी यहाँ पे है, गुजरात अभियान में उसने मलिकाफुर को मिला। यानी कि 1000 दिनार में मलिकाफुर को खरीद लिया। अब दोस्तों बात आती है कि मलिकाफुर क्या है, 1000 दिनार में इन्होंने क्यों खरीदा। तो मलिकाफुर कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है जिससे कि ये आक्रमण कर सकें, बट वो क्या है, एक मनुष्य भी नहीं है, वो एक प्रकार का हिजड़ा है। उसको कहा जाता है कि वह दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत में उसका महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, किनका, मलिकाफुर को। तो उन्होंने मलिकाफुर को 1000 दिनार में खरीद लिया जब गुजरात अभियान में गए थे तभी। अब देखिए क्या है, सेनापति जफर खां मंगोल आक्रमण में मारा गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि जो
जफूर खां होते हैं, जफूर खां अलाउद्दीन का सेनापति होते हैं, इनका मृत्यु मंगोल आक्रमण जब होता है, यानी कि इनके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण होता है, उसी मंगोल के आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जफूर खां की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट यानी कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी से शादी करना चाहते थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा जाता है इनके विषय में तो पूरी जानकारी नहीं मिली है, बट इतना कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के साथ प्रेम विवाह या फिर कह सकते हैं शादी करना चाहते थे या फिर उनको देखना चाहते थे। तो उनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने उन पर आक्रमण किया लेकिन उनको हासिल नहीं कर पाए। जो रानी पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर प्रथा में के अंतर्गत इन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी हाथ नहीं मिला। और कहा जाता है कि इन्हीं राजा रतन सिंह और पद्मिनी के पुत्री मीराबाई थी। तो आप यहाँ से एक पॉइंट को देख लीजिएगा ध्यान से कि जो राजा रतन सिंह थे, इन्हीं की पत्नी इन्हीं की पुत्री कौन थी? मीराबाई थी, मीराबाई थी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। और फिर क्या है, इन्होंने पुनः 1307 में दक्षिण भारत के अभियान में मलिकाफुर को, वही मलिकाफुर जो 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है, वही मलिकाफुर को दक्षिण भारत के अभियान में किस लिए लाया था उन्होंने? कि दक्षिण भारत के अभियान में सफल बनावे। तो उसी दक्षिण भारत के अभियान में उन्हीं को भेजा, मलिकाफुर को भेजा, जिससे कि वह सफल भी हुआ। क्या हुआ? सफल भी हुआ। मलिकाफुर को भेजा, जहाँ यादव वंश के राजा रामचंद्र यादव वंश के राजा रामचंद्र देव को हराकर साम्राज्य में मिलाया, यानी कि दक्षिण भारत का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, यानी कि साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया किसने? मलिकाफुर को। और वहाँ के यादव वंश चल रहा था और वहाँ के शासककर्ता यानी कि सुल्तान रामचंद्र देव थे, उनको हरा करके साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में मिलाया। किसने? मलिकाफुर ने। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनके समय में मंगोल 6 बार आक्रमण करते हैं, यानी कि 6 बार आक्रमण करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप का पॉइंट आ जाता है मुबारक शाह, यानी कि पूरे इनका 20 साल चलता है इनका कार्यकाल। अलाउद्दीन खिलजी का 20 साल कार्यकाल चलता है और इनके बाद में शासक आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के विषय में कुछ कहा जाता है कि ये यानी कि सन की राजा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दिमाग का थोड़ा सा पागल राजा था, सुल्तान था। तो ये अयोग्य शासक था। कौन? मुबारक शाह अयोग्य शासक थे और मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कहा जाता है कि इनके संबंध में कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ये कभी राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन कर आ जाते थे, तो कभी निवस्त्र अपने दरबार में दौड़ने लगते थे। तो इनके संबंध में कहा जाता है कि ये दिमाग से थोड़ा सा संतुलित इनका दिमाग नहीं था। तो इनके विषय में बस इतना ही जानकारी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है कि जो राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी से शादी करना चाहते थे, तो इनका पूरा डिटेल किन्होंने? पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 1540 ईस्वी में पूरी अपनी बुक पद्मावत में इनका पूरा डिटेल रूप से बताया है, जिससे कि इन्होंने, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये पद्मिनी से किस प्रकार शादी करना चाहते थे और किस प्रकार से सफल नहीं हुए, उन सभी के विषय में यदि पढ़ना चाहते हैं यार, तो 1540 ईस्वी में बुक निकली थी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुबारक शाह के विषय में भी आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि ये अयोग्य शासक था, ये मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं था। और इसी के देखते हुए 1920 ईस्वी में 1296 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1316 से लेकर 1320 इनका कार्यकाल था। तो 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो खान ने एक बार, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने कौन? मुबारक शाह ने एक बार स्त्री का कपड़ा पहनकर आते हैं। कब? 1320 ईस्वी में आते हैं और
नसीरुद्दीन खुसरो खां को थोड़ा सा लज्जा होता है और उन्होंने पीछे से चाकू मार देते हैं, जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320 ईस्वी में आते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रारंभ में हिंदू थे। कौन? नसीरुद्दीन खुसरो खां प्रारंभ में हिंदू थे, लेकिन इन्होंने कुछ दिन बाद अपना धर्म चेंज कर लिया और मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हो गए, यानी कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जिससे कि ये राजा बनते हैं तो सभी अनुयायियों को, सभी मुसलमानों को दिक्कत होती है और उन्होंने कहते हैं कि अब मुस्लिम धर्म खतरे में है। तो इसी को देखते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश यानी इनको मार करके नसीरुद्दीन खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों आज का ये वीडियो रहा, एक बार फिर से रिकॉल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लाइट कट गई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।